हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क घर में करने के लिए। इसके आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। इसके आंसर है 14% और इसका आंसर है 1500 ग्राम पर मोल। जिसका मैच कर गया है वो अपने सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट करेगा और अपने ग्रुप में भेजेगा, ठीक है ना। और बाकी इसको मैं थोड़ी देर में सॉल्व करता हूँ। पहले ये थोड़ा सा टॉपिक कर लिया जाए, फिर उस क्वेश्चन पे फिर से लौट के आएंगे। तो अभी देखो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट 1 में, यानी जो 11 का चैप्टर है अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इस चैप्टर में मोल पढ़ लिया, मोल का एप्लीकेशन थोड़े से पढ़ लिए हैं। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को स्टडी करना है। तो पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज मार देता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि आप लोग जरा मुझे ग्लूकोज का फार्मूला बताइए। अब देखो मैंने बोला कि आप ग्लूकोज का फार्मूला बताइए, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए या एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप लोग करेंगे क्या सर? बोलेंगे ग्लूकोज का फार्मूला है C6, है ना, H12 और कितना हो गया तुम्हारा O6। अब ये मैंने बोला कि ग्लूकोज का फार्मूला बताओ, मैंने ये नहीं बोला कि आप मॉलिक्यूलर बताइए या एम्पिरिकल बताइए। तो आपने ये जो फार्मूला बोला है ना, ये फार्मूला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना। जो आप जानते हैं फार्मूला, ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसके बारे में सीखना है। तो ये है क्या, ये भी जानेंगे हम लोग, और क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला ये भी जानेंगे हम लोग। एकदम आसान सा है। देखो जरा ध्यान से, ये कार्बन के जो नंबर है वो कितने हैं? 6। आप क्या करिए, इस कार्बन के जो भी 6 नंबर आया है, इसके 6 के आप कॉमन फैक्टर लिख लीजिए। तो कार्बन के नंबर 6 हो गए, इसका कॉमन फैक्टर देखो क्या होगा, 1, 6, 2 और 3। आपको पता है ये 2 कॉमन नंबर तो फिक्स ही होते हैं कॉमन फैक्टर, एक वो नंबर और एक 1, बाकी जिसकी टेबल में है सब लिख लीजिए। ऐसे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी नंबर देखो कितना है, 12, है ना। अब इसके भी कॉमन फैक्टर अगर लिख दिए जाए तो आप देखिए 1 और 12 तो फिक्स हो गया। 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा और 6 की टेबल में आएगा। तो 12 का कॉमन फैक्टर इतना हो गया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का भी नंबर 6 है, इसका भी अगर कॉमन फैक्टर आप लिखेंगे, इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 6 होगा और 2 और 3 होगा। अब क्या करिए, ये सारे कॉमन फैक्टर से, ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये HCF जो है उसको आप खोज लीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखिए ध्यान से, 6 ही है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी देखो 6 ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया, 6। हाईएस्ट बोला हूँ, देखो कॉमन फैक्टर ढेर सारे हैं, लेकिन मुझे सबसे हाईएस्ट वाला लेना है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया तुम्हारा, 6। अब क्या करो, ये जो कॉमन फैक्टर आया है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले जो आपने लिख रखा है, ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो भी नंबर है, यानी जो कार्बन का नंबर है उसको जो है HCF से डिवाइड कर दो, जो हाइड्रोजन का नंबर है उसको भी HCF से डिवाइड कर दो, और जो भी ऑक्सीजन का नंबर है उसको भी आप HCF से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। यानी अगर देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया, CH2O, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला आपने निकाला है, इस फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है अपना एम्पिरिकल फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो अब देखना ध्यान से कैसे हम लोग दोनों की डेफिनेशन समझेंगे, ताकि अपने पास सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ग्लूकोज देखो होता क्या एक्चुअली में, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बोला भाई C6H12, कैसे मैं बोलूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो दोनों की डेफिनेशन ये होती है कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है, इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है, इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, ऐसे याद रखते रहना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एटम्स, ठीक ना, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स है उनके एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अब जरा ध्यान से देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला देखो ये है, इसमें देखो क्या मिल गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है ना। तो मतलब क्या हो गया, देखो जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये आपको ये बताएगा कि जो एटम है उनका रेशियो कितना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं, इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन
मॉलिक्यूल, एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना, कि आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे देखिए रेशियो यहाँ अगर आप निकालो तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 1:2:1। और ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं और चीजें भी हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जिसको हम लोग, तो ये देखो अब मैं एग्जांपल और करता हूं, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और कैसे इन दोनों में हम लोग रिलेशन बनाएंगे। अब देखना ध्यान से, हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो खूब अच्छे से देखो ध्यान से। तो देखो जब भी मॉलिक्यूल है तो हम लोग क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूलर जो भी है, जो भी मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से, मॉलिक्यूलर फार्मूले को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। एक्चुअली हम लोग सीख रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन होने वाला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, इससे हम लोग क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। और जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला को शॉर्ट में EF से लिखते हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका एम्पिरिकल फार्मूला वेट है इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब खूब अच्छे से देखो जरा ध्यान से, वही वाला एग्जांपल फिर से मैं लिखता हूं तो तुम्हें और अच्छे समझेगा। मैंने बोला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपने बोला C6H12O6। ये ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं बोलूंगी जो है ग्लूकोज का आप एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे सर CH2 और क्या हो गया वो, ये क्या है? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। जी मतलब ग्लूकोज ही है, ठीक है। ये जो जी में लिख रहा है उसका मतलब क्या है? ग्लूकोज है। अच्छे से याद रखे रहना। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, दोनों में रिलेशन देखना है कि दोनों में कैसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो है कन्वर्ट कर लें, या अपने को मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बता दें। तो खूब अच्छे से देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था और वो क्या निकला था? 6। तो अगर देखो ध्यान से मैं बोलूं क्या कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको आप क्या करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इनटू क्या कर दीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला। तो मुझे नहीं लगता आपको अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है ना। जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो दोनों केस में क्या आता? 6। तो एग्जांपल में देखो ये क्या आता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्लूकोज के लिए 6 आया था और एम्पिरिकल फार्मूला तुमने निकाल रखा है, वो क्या है? देखो CH2। तो अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? देखो C6H12 और O6, तो मिल गया देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसको हम लोग जो है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से, ठीक है ना। तो यानी अगर देखो ध्यान से, अब मुझे फार्मूला बार बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजूं, इससे अच्छा क्या फार्मूला बना लिया जाए। इसीलिए क्या होता है, देखो फार्मूला क्या होता है, आप देखो जरा ध्यान से, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का निकाल दो और एम्पिरिकल फार्मूला आप ग्लूकोज का निकाल दो, करके देख लेना आप, तो ये 6 के बराबर ही आएगा। तो इसलिए हम लोग देखो n यहां से निकालते हैं, और n क्या होता है इसको दिमाग में आपको रखे रहना है। जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड का, ठीक ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, ठीक है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। लास्ट पिछले वाले लेक्चर में आपको मैं पढ़ा के रखा हूं क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट और क्या होता है एटॉमिक वेट। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना, देखो एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट और एम्पिरिकल फार्मूला वेट दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? n फैक्टर, ठीक है ना। और इसी n को देखना ध्यान से। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट है, या जो, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर जो वेट है तुम्हारा, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो n इंटू क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा रिलेशन, जिसको यूज करके हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीजों को दिमाग में आप अच्छे से बैठा लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला किस किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैसे उसके प्रॉब्लम बनते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से दिन शॉट लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू। तो देखिए हम लोग फिर अब जो है अगले लेक्चर को अपने कंटिन्यू करते हैं।
तो अब हमें क्या सीखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो अपने को एक फार्मूले का काम पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट जो भी कंपाउंड का होता है ना 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो पहले वेपर डेंसिटी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो ये पूरा डेंसिटी एक अपना समझ लो कि एक टॉपिक है, उसको वही देखा जाएगा। फिर ऐसे आप समझ लो कि वेपर डेंसिटी मतलब वेपर की वजह से कोई डेंसिटी आने वाली है, ठीक है ना। तो वो सब देखा जाएगा। बस ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखिए, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो देखना ध्यान से, जब भी हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो अपने सिलेबस में ये 3 टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पहला टाइप का प्रॉब्लम ऐसा है कि जब आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तब कैसे एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे। दूसरा अपने सिलेबस में है कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये भी आपको गिवन हो। और जो परसेंटेज है इसमें 3 केस है, एक तो मास परसेंटेज गिवन हो, वॉल्यूम परसेंटेज गिवन हो और मोल परसेंटेज गिवन होना चाहिए। तो अभी इसको भी सीखेंगे और बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्री एंड आइडियोमेट्री। तो ये अभी स्टोइकियोमेट्री आप लोग थोड़ा जानते हैं, अभी होंगे 9th में पढ़े हुए होंगे, और आइडियोमेट्री के बारे में आप अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसको यहाँ पे सीखा जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला केस हम लोग पढ़ते हैं, जब तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, ठीक है। ये तो आसान हो गया क्योंकि इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने वही लिखा था। व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो भी आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन, जो भी कंपाउंड है, ठीक ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड आर गिवन। तो अगर फार्मूला गिवन रहेगा तो कुछ भी नहीं करना है, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक एग्जांपल मैंने बोल दिया। अब मान लो कि मैं बोलूं आपसे कि मुझे जो है ग्लूकोज का कर लिया था, मान लो मैं कुछ और एक ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ इथेन, और मैं आपसे बोलूं जरा इथेन का आप बताइए, ठीक है ना, कितना होगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो इथेन का फार्मूला आपको शायद याद हो, क्या होता है C2H6, याद है ना। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, याद करो, उसी से आपको याद आ जाएगा। जो अल्केन्स होती है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। अब n की वैल्यू 1 हो तो मेथ, 2 हो तो H, 3 हो तो प्रो के लगाते चले जाते हैं। तो इथेन क्या हो गया C2H6। अब ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है, क्या करना है अपने को, जो इनके नंबर हो उनके कॉमन फैक्टर ही तो लिखने हैं। तो अब 2 का कॉमन फैक्टर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का नंबर 6 है, इसका कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो देखो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब हमें क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर से क्या खोजना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं पूछूं कि आप जरा बताइए एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेन क्या होगा। एम्पिरिकल फार्मूला इथेन क्या हो जाएगा, देखो कार्बन C2H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है उस नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखो 1 हो गया, ये कितना 3 हो गया। तो आप देखो जरा ध्यान से, यानी एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया CH3, ठीक है ना। बहुत अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। आप देखो जरा ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 1:3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम का रेशियो, ठीक है ना। और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग कि जैसे मान लो अपने पास दूसरा एग्जांपल हम लोग करें कि अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि आप जरा मीथेन, चलो मीथेन का छोड़ दिया था, दूसरा एग्जांपल हम मान लो तुमसे मीथेन का बोले कि बताइए जरा क्या हो जाएगा तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो मीथेन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया CH4, ठीक है ना। अब देखो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, कार्बन के नंबर 1 है और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 4। तो अब क्या करिए, कॉमन फैक्टर लिखिए। तो 1 का कॉमन फैक्टर 1 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, 4 और 2। हमें क्या करना है, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखो क्या हो गया 1 ही ना हो गया, इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं पूछूं कि जरा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मीथेन बताइए आप क्या हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मीथेन क्या हो जाएगा, देखो CH4, अब यहाँ पे 1 है, 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो, 4 को भी 1 से डिवाइड करो, तो ये भी क्या आ गया CH4। बड़ा अच्छा चीज मिल गया आपको, ठीक है ना। तो जब भी किसी आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए
तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आपस में क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है ना, जिसको अच्छे से याद रखते रहना। अगर मान लो देखो कोई भी तुम्हारे पास जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए और उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आ गया तो उस कंपाउंड का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से लिख दे रहा हूं, इफ HCF जो भी है इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छे से इसको याद रखते रहिएगा। तो ये हो गया आपका पहला केस, जब हमें एलिमेंट जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन रहता है तब। ठीक है ना, हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे कि जब तुम्हें परसेंटेज दिया रहेगा उस टाइम पे कैसे हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कैसे इसको अपने को सॉल्व करना है। तो अब देखो क्या करेंगे, एकदम आसान सा ये भी तरीका है केस नंबर 2 भी, बस आप पहले सीख लीजिए फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड केस हम लोग लिख लेते हैं, केस नंबर 2, इफ परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट आर गिवन। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए ध्यान से क्या करना है अपने को। अगर मान लो, ठीक है ना, एक कंपाउंड हम लोग मान लेते हैं, लेट अ कंपाउंड, कुछ भी अपने मन से रिज्यूम कर लिया मैंने, लेट ए कंपाउंड, ठीक ना, फॉर्म्ड बाई, जो भी अपना मान लो फॉर्म्ड बाई, कुछ भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर्म्ड बाई एलिमेंट, है ना, फॉर्म्ड बाई एलिमेंट्स कैपिटल A, B एंड C, ठीक ना, whose परसेंटेज, ठीक है ना, X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, इसी से समझना आप। ठीक है ना, बाकी भी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्या करना देखो ध्यान से, जितने एलिमेंट दिए रहे वो सारे एलिमेंट आप पहले लिख लीजिए। ठीक है ना, खूब अच्छे देखना। तो एलिमेंट आपको A दे रखा है, एलिमेंट आपको B दे रखा है, एलिमेंट आपको C दे रखा है, ये 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। और फिर देखो ध्यान से, ये एलिमेंट के परसेंटेज दे रखा है। अब परसेंटेज क्या है ये नहीं पता है अपने को, तो परसेंटेज वही तीनों में रहेगा, मोल परसेंटेज, वेट परसेंटेज या तुम्हारा जो है मास परसेंटेज। ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज या तुम्हारा मोल परसेंटेज। तो मैं जूम कर लेता हूं कि मान लो ये एलिमेंट का वेट परसेंट अपने को दे रखा है, अपने मन से जो XYZ दिया था हमने इसको वेट परसेंटेज मान लिया। ये मोल भी हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट परसेंटेज के लिए ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, मोल परसेंटेज से बहुत कम आते हैं, इसमें वेट वाला हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना, तो वेट परसेंटेज मान लो इसका कितना दे रखा है X, इसका कितना दे रखा है Y और इसका कितना दे रखा है Z। ठीक है ना, ये टेबल हो गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो एलिमेंट अपने को पता है तो एलिमेंट का एटॉमिक वेट भी अपने को पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट लिख लेंगे, जो भी एलिमेंट अपने को पता है उन एलिमेंट का एटॉमिक वेट। तो मैं मान लेता हूं कैपिटल A का एटॉमिक वेट, ठीक है ना, कितना ग्राम है, 1 ग्राम है, यहां मैंने मान लिया से। ठीक है ना, एटॉमिक वेट कैपिटल A का क्या मान लिया, A, और B का मान लेते हैं हम लोग स्मॉल b। ये भी सब हम लोग एज्यूम ही कर रहे हैं। और जो कि क्वेश्चन मान लो ये देता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो क्या मुझे बताना पड़ता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, पता ही रहता है। इसका हम लोग मान लेते हैं कितना, C। अब देखना ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, जब हमें ये पता चल जाए तो अब एकदम से आसान सा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग जो भी वेट परसेंटेज दिया होगा ना उसको हम लोग इसके, ठीक ना, अब देखिए जो भी एटॉमिक वेट है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो क्या करना है देखना ध्यान से, वेट परसेंटेज जो भी है, जैसे टेबल याद रख के रहना, उसको हम लोग एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअली में अगर देखो ध्यान से, वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करो आप तो मॉलिक्यूलर जो है मोल मिलता है। तो यहाँ वेट परसेंटेज है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो अब देखो ये नंबर तुम्हें मिलेंगे। मान लो ये वेट परसेंटेज इसका X है और इसके एटॉमिक वेट A है, X बाई A, ये क्या हो जाएगा देखो Y बाई B, और ये क्या हो जाएगा देखो C बाई स्मॉल c, जो है Z बाई स्मॉल c। Z परसेंटेज है ना इसकी, तो Z बाई क्या हो गया, स्मॉल c। अब देखो ध्यान से, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये एक नंबर मिलेंगे। इस नंबर को एज्यूम करता हूं मैं M है, इस नंबर को मैं एज्यूम करता हूं N आ गया,
और इस नंबर को यूज कर लेता हूं मैं पी आ गया, कुछ भी आ सकता है ना, 2 3 कुछ भी आने से अपने को कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद देखो ध्यान से, ठीक ना, अभी 2 स्टेप और बचे हुए, ध्यान से समझते रहिए, फिर एग्जाम्पल करेंगे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा ये प्रॉब्लम। फिर इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है सिंपल रेशियो। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल रेशियो। ये क्या है देखो ध्यान से, ये है आपका कि जो भी आपका एम एन पी आ जाए, ठीक है ना, एम एन पी, ऐसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, एम एन और पी, ठीक है ना, इन तीनों को क्या करना है, इसको थोड़ा बाहर खींच के लिखता हूं मैं, इन तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और कंपेयर करके ये खोजेंगे कि कौन सा डेटा मिनिमम है, ठीक है ना, कौन सा डेटा सबसे छोटा है। जैसे मान लो आ जाए ये 1, ये मान लो 3, ये मान लो 2, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 1, तो मिनिमम देखेंगे एंड, ठीक है ना, रिपीटेड मैक्सिमम, ठीक ना, मान लो 2-3 बार आ जाए और अच्छी बात रहेगी, मान लो ये भी बना जाए, ये भी बना जाए, ये कुछ अलग आ जाए, तो मिनिमम एंड, ये याद रखे रहना, क्या लिखेंगे, रिपीटेड मैक्सिमम। जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा उतना अच्छा सिंपल रेशियो आएगा, क्योंकि 1 हर बार आ जाएगा। तो अब सिंपल रेशियो के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे, मिनिमम और रिपीटेड मैक्सिमम खोज लेंगे। हम लोग इसको भी मान लेते हैं से ये तुम्हारा स्मॉल m के बराबर है, तो एक नंबर इसमें होगा तो हमने मान लिया m के बराबर है। तो अब क्या करेंगे सिंपल रेशियो के लिए, अब यहाँ जो नंबर है m, आपने जो सबसे मिनिमम आया है आपके लिए वो कौन सा है m, तो m को m से डिवाइड कर देंगे, फिर देखो n को m से डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे p को भी m से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो सबसे छोटा नंबर है सब में डिवाइड कर देना। ये नंबर कितना हो गया 1, ये नंबर भी कुछ आएगा, तो इस नंबर को मान लेता हूं q नंबर आ गया, क्योंकि तक हो चुका है, और इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि ये नंबर आ जाए तुम्हारा r। अब थोड़ी चीजें और ध्यान में रखते रहना, और वो यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर मान लो इफ q एंड स्मॉल r, ठीक है ना, ये क्या हो जाए r इंटीजर, ये दोनों नंबर क्या हो जाए इंटीजर। जब तुम्हारा q और r इंटीजर हो जाए तब तो आपको कुछ नहीं करना है, देन इंपीरिकल फार्मूला देखो क्या हो जाएगा कंपाउंड का, a का जो सिंपल रेशियो नंबर है वो कितना है 1, b का जो सिंपल रेशियो नंबर है वो कितना है q, और c का जो सिंपल रेशियो नंबर है वो कितना है r। क्लियर, तो ये हो गया। अगर ये इंटीजर आ गया तो कुछ नहीं करना है। अब अगर ये इंटीजर नहीं है तब अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहां तो लिखेंगे, अगर मान लो इफ, ठीक ना, ये ध्यान रखे रहना, r एंड q एंड r, ये तुम्हारा जो स्मॉल r है r नॉट इंटीजर, q एंड स्मॉल r ये तुम्हारे r नॉट इंटीजर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखते रहना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इधर से मेरे सोच में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है भाई, इंपीरिकल फार्मूला ये आ गया, अगर इंटीजर हो गए, और अगर इंटीजर नहीं है तब क्या करेंगे, ठीक है ना, q एंड r नॉट इंटीजर, तब क्या करेंगे, देन ध्यान से देखना, जैसे मान लो एग्जांपल समझ लो तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो q की वैल्यू आ जाए 0.2, ठीक है ना, और r की वैल्यू मान लो आ जाए 0.4, तो ये दोनों इंटीजर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर बना डालो, यही करना है। देखना 0.4 है, इसमें भी कोई इंटीजर सोचेंगे, उसे मल्टीप्लाई करके इसको क्या नंबर बना लेंगे, इंटीजर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इंटीजर जैसे देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये 2 हो जाएगा, 10 से इसको, और दोनों ये सेम होने चाहिए, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो भी मानेंगे वो सेम होना चाहिए। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने में भी इंटीजर हो गया, और 10 से जो है 10 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर दोनों हो गए। अगर इसको मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो ये क्या हो जाएगा 1.0, और ये क्या हो जाएगा देखो 2.0। तो क्या खोज रहा है, सुटेबल इंटीजर होना चाहिए, और वही इंटीजर मिनिमम होना चाहिए, बड़ा वाला भी नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, मिनिमम इंटीजर। क्या खोजेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ q एंड r आर नॉट इंटीजर देन, ठीक ना, मल्टीप्लाइड बाई सुटेबल मिनिमम इंटीजर। क्या किसके लिए मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, टू मेक इट्स इंटीजर, ठीक है ना। देन क्या करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई सुटेबल, जो भी आपके पास हो सुटेबल, ठीक ना, इंटीजर मिनिमम, यहां लिख दे रहा हूं आपको याद रहेगा, मिनिमम वैल्यू टू मेक इट्स इंटीजर, ठीक है ना, टू मेक
इट इंटीजर। अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आप याद रख रहिएगा, ठीक है ना। तो उसको इंटीजर बनाने के लिए एक सुटेबल मिनिमम इंटीजर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ध्यान से, देन इंपेरिकल फार्मूला, अगर ध्यान से देखो, देन इंपेरिकल फार्मूला आप देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो ये सिंपल नंबर ना होता, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाता, देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, ए के साथ में वही इंटीजर मिनिमम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा, वन में इंटीजर मिनिमम मल्टीप्लाई कर दे, नंबर भी लिख दे रहा हूं, 1 इंटू देखो क्या हो गया, इंटीजर मिनिमम, ठीक है ना। इंटू देखो बी का नंबर कितना हो जाएगा, बी का नंबर पहले क्या था, क्यू, और उसी इंटीजर मिनिमम से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर हो गई ना। और ऐसे ही क्या करेंगे, देखो अगला जो नंबर है ए बी, अगला एलिमेंट कौन सा है अपना, देखो सी एलिमेंट है, और सी के नंबर कितने हैं, आर के बराबर, और क्या खोजा आपने, मिनिमम इंटीजर, तो आई मिनिमम से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, और ये भी एक इंटीजर मिल जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। एक बात और ध्यान में रखते रहना, जैसे मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 4-5 एलिमेंट होता है ना, एडवांस टाइप में 4-5 एलिमेंट होता, और उसमें पहले एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2-3 इंटीजर वैल्यू बन जाती, लेकिन 2-3 ऐसे होते जो इंटीजर वैल्यू ना बनती। तो फिर क्या करेंगे, फिर उसमें भी वही काम, एक सुटेबल इंटीजर खोजेंगे, और तब तक ये काम करते नहीं रहेंगे जब तक अपने को इंटीजर वैल्यू सबकी सब मिल ना जाए, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रखना है, और इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बस देखो मेंस लेवल में इतना है कि एक बार डिवाइड करने पे नो डाउट ये इंटीजर मिल जाएगा, एडवांस लेवल में इंटीजर नहीं मिलेगा तो वो सोच लेंगे। मेंस में भी एक क्वेश्चन है जिसमें इंटीजर नहीं मिलता है, तो अपने को डिवाइड कुछ न कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा, अगर परसेंटेज दिया रहे उस टाइप के मॉलिक्यूल निकालने, उस टाइप के कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका। अब देखो यहां से इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मुझे बताना है तो मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, और उसी से हम लोग यूज करके क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार और रिवाइज करिए। इसके अगले पार्ट में हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो देखिए अब हम लोग है ना लेक्चर के अगले पार्ट में इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो मैंने इसके पहले भी सिखाया था आपको, देखो उस पर मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं, एक आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। वीडियो जब अगला वाला लेक्चर आएगा तो उससे पहले आप इसको ग्रुप में आंसर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अब इधर हम लोग है तो कंपाउंड का क्वेश्चन देखिए आप। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना, और इसका वेपर डेंसिटी इतनी दे रखी है, और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है, ठीक है ना। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताना है कंपाउंड का, तो बिना इंपेरिकल फार्मूला के आप बता नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं, वहीं से सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है, एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है, और अगर परसेंटेज कंपोजिशन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमने देखो क्या माना था, वेट परसेंटेज, तो आप भी इसको क्या मानेंगे, वेट परसेंटेज। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले टेबल में क्या लिखे थे, एलिमेंट। अब इसके बाद क्या लिखे थे भाई, एलिमेंट कार्बन है, ठीक है ना। एलिमेंट तुम्हारा कौन सा है, देखो हाइड्रोजन है, और एलिमेंट तुम्हारा कौन सा है, देखो ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट का ये कंपाउंड है। चलिए अच्छी बात है, कम है एलिमेंट इसमें। अब देखेंगे इसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज जो दिया है उसको वेट परसेंटेज आप मान लिया करो, कुछ ना लिखे वेट परसेंटेज मान लो। तो 54.4% हो गया, ठीक ना। हाइड्रोजन का हो गया 9.09%, और ऑक्सीजन का हो गया तुम्हारा 36.36%। ये वेट परसेंटेज वाली टेबल हो गई। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट, ठीक है ना। एटॉमिक वेट के लिए क्या नंबर आ गया था, याद करो, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना हो गया था, 12, पता ही है आपको। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इसके बाद देखो ध्यान से हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज वेट को, ठीक है ना, एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो अब इसको जब डिवाइड करते थे, इसको भी जरा देख लिया जाए, इसमें क्या क्या डेटा आ जाएंगे। तो हम लोग सबको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, 54.4 डिवाइडेड बाई 12, इसको डिवाइड करोगे 9.09 डिवाइडेड बाई 1, ये तो आपको दिख ही रहा है 9.09 आएगा। और ये देखो ध्यान से 36.36 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। तो जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो मैं डेटा बोल दे रहा हूँ, घर पे मैच कर लेना। ये वाला डेटा आ जाएगा 4.33
ठीक है ना। और ये वाला जो डेटा आ जाएगा ये आ जाएगा 2.27, 4.53 बल्कि 4.53 आ जाएगा, ये 9.09, और लास्ट वाला जो डेटा है ये आ जाएगा 2.27। घर पे आप इसको कैलकुलेशन करके मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद आप लोग को याद होगा क्या करते थे हम लोग, ठीक है ना। सबसे मिनिमम जो है यहां से खोजा करते थे, तीनों कंपेयर किए थे। देखो MNR था और इसको तीनों को कंपेयर किए थे। तीनों को जब कंपेयर किए थे आप देखिए ध्यान से, तो ये वाला नंबर देखो ध्यान से सबसे छोटा है, तो मिनिमम एंड रिपीटेड मैक्सिमम, तो रिपीटेड है ही नहीं लेकिन मिनिमम तो है इसलिए इसको ले लेते हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या निकाले थे आपको याद होगा, सिंपल रेशियो। क्या निकाले थे, सिंपल रेशियो। अब जरा सिंपल रेशियो को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया, 4.53 डिवाइडेड बाई 2.27, ठीक है ना। और ये देखो क्या हो गया 9.09 डिवाइडेड बाई 2.27, और ये हो गया 2.27 डिवाइडेड बाई 2.27। ये तो तुरंत ही दिख रहा होगा 1 आ जाएगा, और बाकी जब डिवाइड करोगे थोड़ा राउंड ऑफ कर लेना, तो ये वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2 और ये वैल्यू आ जाएगी देखो 4 के बराबर, ठीक है ना। राउंड ऑफ कर लीजिएगा, तो 2, 4 और क्या हो गया तुम्हारा 1, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, हमें इंटीजर वैल्यू मिल गई, अब तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। अगर यही जो नंबर मिले आपके 2, 4 और 1, अगर ये इंटीजर ना होते तब हम लोग क्या खोजते, सुटेबल इंटीजर। तो यहां तक हो गया। इसके बाद अब देखो ध्यान से, यानी अपना जो एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का आया, तो कार्बन के नंबर कितने हो गए 2, हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए देखो 4, और ऑक्सीजन के नंबर कितने हो गए 1। तो ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। अब तुम्हें अच्छे से पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो तुम्हें फार्मूला देखो मैंने बताया था कि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट होता है, ये क्या होता है, n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रहना चाहिए अपने को। फिर अब देखो ध्यान से, n पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता चल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, देखो हमें क्या दे रखा है, देखो वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड कितना है 44, तो मॉलिक्यूलर वेट अभी मैंने बताया था क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, लिखा था ना फार्मूला, तो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला वेट जरा निकाल लो। एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना आ जाएगा, देखो कार्बन कितने नंबर है 2 है, तो यानी 2 इंटू 12 हो गया, ठीक ना। प्लस देखो ध्यान से हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ही होता है, तो कितना हो गया तुम्हारा 4। तो थोड़ा और इधर नहीं दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां से देखो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट हम लोग जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी और इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा n, एम्पिरिकल फार्मूला वेट यहाँ निकाल लिया जाए। तो अब देखो कार्बन कितना है 2 है ना, एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का कितना हो गया 24, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, प्लस हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन में कितने हो गए 4, ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन में कितना हो गया तुम्हारा 16, इसको जोड़ दो, ये कितना आ गया बोलो, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा, बोलो कितना आ गया, हाँ बोलो 40, ये आ गया तुम्हारा 44, ठीक है ना। और ये देखो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी है ना कितनी है तुम्हारे पास, देखो 44। अब देखो 44 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था तुम्हारे पास, याद करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला था n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला भी पता है n इंटू n की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, देखो n की वैल्यू 2 हो गई, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है तुम्हारे पास C2H4O है ना, मल्टीप्लाई कर दो आंसर बोलो क्या हो गया C4H8O2, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कितना आ जाएगा C4H8O2, ठीक है ना। तो ये है आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। खूब अच्छे से एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा और इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अगले क्लास तक, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।